तो आपको क्या लगता है साइंस फिक्शन के लिए उनके पास बजट नहीं है, उन साइंस फिक्शन को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? ये लोग नहीं समझ पाएंगे साइंस फिक्शन की जो हमारे लिए सिर्फ एक सवाल खड़े हो गए कि हमको सिर्फ ऑडियंस के लिए सिनेमा बनानी है, पैसे के लिए सिनेमा बनानी है। वो दिमाग चलते रहता कि और मैं इसमें क्या करूँगा। एक ऐसा जॉनर है जिस जॉनर को बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर कर पाया है। तो ये रिसर्च का मैटर है, एक तो जॉनर का सिलेक्शन, फिर उसके ऊपर में रिसर्च का मैटर। रे साहब और घटक साहब की बात मैं छोड़ देता हूँ। आज के डेट में आर्टिस्ट अपना मीडियम ढूंढ लेता है कैसे अप्रोच करे, कि उस ग्रह पे ये ऐसे दिखने वाला प्राणी ऐसा क्यों है, उसका एक प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो मैट्रिक्स को समझा नहीं। हमें से ज़्यादातर लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, कहानियाँ तो फिर भी लोग पढ़ लेते हैं, बट बात अगर कविता की आती है तो कविता को सुन के उनके नाम सुनते ही भाग जाते हैं। लोगों को लगता है, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि आर्ट फॉर्म एक स्पेशल तबके के लोगों के लिए है। और आर्ट फॉर्म जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म की हम बात करते हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, है ना, फाइन आर्ट्स हो, विजुअल आर्ट्स हो या लिटरेचर आर्ट्स हो। इन आर्ट में से एक आर्ट जो है वो सिनेमा है। और जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि फिल्में, कहानियाँ, सिनेमा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वो हिस्से हमारे रचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म देती है। फिल्में, कहानियाँ वो स्कूल होता है जो बगैर शिक्षक के, बगैर किताबों के हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और बतौर कहानीकार, बतौर स्टोरी टेलर आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप कुछ ऐसे सिनेमा बनाइए जो समाज को एक सकारात्मक सोच दे सके। और ऐसे ही एक जिम्मेदार फिल्म मेकर आज हमारे साथ में है। उनका नाम है मिलिंद उइके। मिलिंद उइके महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में जन्मे। बचपन से ही फिल्मों और किताबों में रुचि दिखाते हुए वो अपने व्यक्तित्व को समझने लगे थे और उन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके 1986 में देश के सबसे बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिए, जहां 3 साल फिल्म डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग की डिग्री लेके सपनों की महानगरी मुंबई पहुंच गए और वहां देश के विख्यात फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ बतौर एसोसिएट डायरेक्टर फिल्म खामोशी द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम जैसे सुपरहिट फिल्मों के साथ अपनी फिल्म करियर की शुरुआत। मिलिंद उइके अपनी पहले ही इंडिपेंडेंट सुपरहिट मराठी फिल्म देवकी के लिए 27 से भी अधिक अवार्ड से सम्मानित हुए और अपनी पहले ही फिल्म से देश भर के फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिए। 2002 में देश देवी, 2005 में हनुमान, 2007 में हमने जीना सीख लिया, 2010 में पाठशाला, देहरादून डायरी, रणवीर द मार्शल आर्ट, सोबाद और 2019 में मॉनसून फुटबॉल जैसे अच्छे फिल्म बना चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टर क्यों बनना है किसी को भी, कि अगर मुझे कहानी कहनी है तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, मैं कहानीकार बन के भी मैं कहानी कह सकता हूँ, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने चूज किया तो उसके पीछे कोई थॉट था, कोई कॉन्शियस? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि एक क्वेश्चनर होता है फिल्म स्कूल्स में, पर्टिकुलरली अब्रॉड में, अपने मुझे पता नहीं है तो, लेकिन अब्रॉड में फिल्म स्टडीज़ में एक क्वेश्चनर होता है। आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे ना तो आपको खुद पता लगता है कि मैं डायरेक्शन के लिए ओरिएंटेड हूँ या कैमरा के लिए ओरिएंटेड हूँ या एडिटिंग के लिए ओरिएंटेड। पर ऐसा कोई अपने इधर प्रोसीजर है नहीं, तो खुद ही तय करना पड़ता है कि भाई आपको क्या करना है। मुझे कोई एक्सटर्नल एजेंसी या कोई सिस्टम या कोई मेथड मुझे नहीं बताएगी, वो एक्चुअली अभी है। मतलब अगर अपने अभी नए स्टूडेंट्स को या नए लोगों को बताना है तो वी कैन यूज़ दैट मेथड। यू नो, मैं मेरे वर्कशॉप में यूज़ करता हूँ मेथड। कि कभी कभी ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, मैं क्या सर, तो बोला अच्छा चलो यू गो थ्रू दिस टेस्ट, उसमें 30-40 सवाल होते हैं, फिर उसके जवाब देंगे ना तो समझ में आता है कि अच्छा तेरा भाई इंक्लिनेशन है ना कैमरा की तरफ है, तेरा राइटिंग की तरफ है, तेरा डायरेक्शन की तरफ है, तेरा साउंड की तरफ है या एडिटिंग की तरफ है, तो वो समझ में आता है उसके अंदर में। तो अपने टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, तो हमारे तो यही समझ में आता है कि फिल्म बनाना है तो फिल्म मेकर बनना पड़ता है, तो वही फिल्म मेकर बन लो। एज फार एज टेक्निकल थिंग ऑफ द कैमरा थिंग, I was not interested in camera because I was हाँ मैं टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल तो मैं बहुत कर चुका हूँ, इंजीनियर ही हूँ, तो टेक्निकल मुझे मालूम था, मुझे बहुत बोर होता मुझे। अगेन आई डोंट नो टू डील विद द मशीन साइड।
I have to deal with the human, Okay. the mind, the ideas. So I just तो बिफोर FTI मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा जो सवाल था, मेरा जो इंटेंशन था, मुझे ये जानना था कि आपको किस पॉइंट पे लगा, क्योंकि FTI फिर एडमिशन इज अ वेरी, मतलब एक फाइनल डिसीजन है आपकी लाइफ में कि आप एक बार FTI गए तो आपको इसी फील्ड में जिंदगी भर काम करना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाहर बैठे बहुत सारे मेरे जैसे या बाहर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको हेल्प होगी अपनी प्रोफेशन को डिसाइड करने में कि वो क्यों और कैसे चूज करें। सी बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट को कुछ कहना रहता है, आई मीन या जिसको कुछ कहना रहता है वो आर्टिस्ट होता है, तो वो अपना मीडियम चूज करता है। नो वो उसको जो पसंदीदा हो या जो शायद उसको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, तो जिसको पोइट्री लिखना आता है वो पोइट्री लिख लेता है, या फिर वो लिखते लिखते उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो पोइट्री से मैं बोल सकता हूँ। किसी कोई पेंट ब्रश लेके सोचता है, पेंटिंग करते करते समझ में आता है दिस इज़ हाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, यू नो। तो ये अलग अलग मीडियम होते हैं अपने आप को चूज़ करने के। लेकिन कोई बाहर से बताने वाला, मैंने पहले ही कहा कि बड़ा मुश्किल काम है, अनलेस कोई ऐसे गुरु टाइप का आदमी मिले ये बोले भाई तू तो वो टैलेंटेड है तो तू को मैं ट्रेन करता हूँ, वो एक अलग मसला है। बट अदरवाइज आर्टिस्ट अपना मीडियम ढूंढ लेता है, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, नेचुरल सिलेक्शन से बोल रहा हूँ मैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई आप लकी हो, फॉर्चुनेट हो कि आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, जैसे पिकासो को मिला। पिकासो की जो वो मॉडर्न आर्ट उतारता था तो सब लोग उस पर हंसते थे, बच्चे लोग, और उसके माँ बाप बड़े परेशान थे उससे। लेकिन उसकी जो टीचर थी ना, एक ड्राइंग टीचर थी उसके, उसमें, ये कहाँ की बात है, स्पेन की बात है, स्पेन के छोटे से गांव में। तो उसको लगा ये जो है ना किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे पता है ये जो कर रहा है ना कुछ अफलातुन है, और ये मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन इसमें एक पैटर्न्स है, डेफिनेट है। ऐसा नहीं कि बच्चे लोग कुछ भी ऐसे उतार रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न्स और ओरिएंटेशंस है, ये समझ गई थी वो। तो देखो वो समझी, इसलिए उसने एक बेचारे गरीब फार्मर को बोला इसको फ्रांस में लेके जाओ, पेरिस, और पेरिस में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उसके पास वो बताएंगे आपको क्या करना है, असिस्ट करना है उनको, जाके सिखाएंगे। वो तो 8 साल का बच्चा था तब वो। अच्छा, वो सिखाएंगे। वही 8 साल का बच्चा था तब। तो वो लेके गए, अपना खेती वेती बेच के गया वो आदमी। अच्छा, बाप का पैशन देखो, बोला ये आर्टिस्ट बन है इसमें, बिकॉज ऑफ द टीचर, क्योंकि उनको उसको ऑब्जर्व किया कि यार बच्चे में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। मैं बोला तो इफ यू आर फॉर्चुनेट देन यू हैव मीट अ टीचर लाइक दैट और मेंटर लाइक दैट। फिर वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पे ट्रेजेडी हो गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जिस रिलेटिव के यहाँ वो रुके ना, उसने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, और सीखने की भी बात कुछ ज़्यादा हुई नहीं। तो वो सीखा, पर वहाँ के भी लोगों, कुछ टीचर को समझा, कुछ को नहीं समझा। फिर वो भाग गया, अनाथाश्रम में आके रुका। 11 साल का हो चुका था वो, और 11 साल की उम्र में उसके अंदर में इतना कुछ करने के लिए था, और उसको मौका नहीं मिलता था कि अभी तक वो टीचर उस तरह के लोगों तक पहुंचा नहीं था, पेरिस में जाके भी। तो जो ब्रिज की वॉल पे ना वो चारकोल से बनाना शुरू किया। तो मुझे नाम का नाम भूल गया, जो वहाँ के उस सबके बड़े पेंटर थे, वो जो वहाँ से गुजरे उन्होंने देखा ये किसने बनाया, पेंट किया। हाँ। उसको ढूंढ के निकाला, ये बच्चा है, मतलब अब ये इसको मैं ग्रूम करूँगा। और फिर ग्रूम करने के बाद में यू नो हाउ पिकासो। तो लेजेंडरी। मुझे ऐसे लगता कि पिकासो को अगर वो टीचर नहीं होती थी, वो तो पता नहीं वो होता भी नहीं होता, कहाँ जाता मुझे। तो ये तो बड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसको उनको मिला। और किसी तो मेरा कहने का मतलब कि हर आर्टिस्ट की जर्नी होती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि हर एक की अपनी भी जर्नी होती है। कभी आपको गाइड मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, आप खुद ही अपने गाइड बन जाते हो, है ना, खुद ही तय कर। जैसे मैंने अपने तय किया, वो करते करते मैंने ही तय कर लिया कि नहीं जाना है। It looks like madness. My mom would say, "अरे तू पागल हो गया, or stop living good job and you are going, you know, wasting your time and insecurities and all." तो अब नहीं मानते वो, आप में जुनून आ जाता है, कुछ तो भी पागलपन आ जाता है, कुछ तो भी साबित करने का। और ये पागलपन मुझे लगता है उनको ही आता है जो बहुत दूर तक सोच पाते हैं। हाँ, उनको दिखता है कि यार कुछ मैं इसमें ही कुछ बहुत बड़ा भारी भरकम कुछ कर लूंगा। शायद यही एक लॉजिक होता है, यही एक मोटिवेशन होता है जो इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है। खैर, जैसे अपने FTI से बाहर आप निकले होंगे, बाहर FTI पास आउट होने के बाद आपकी जो बैकग्राउंड है, आपने संजय लीला बंसाली को अपने असिस्ट किया, और उनकी पहली ही फिल्म, आई थिंक उनके फाउंडर रहे हैं, मतलब फाउंडर मेंबर रहे हैं उनकी फिल्म की जर्नी में। उन्होंने पहली फिल्म की, उसमें आप, सेकंड फिल्म में भी उसमें आप, और वो भी एसोसिएट डायरेक्टर। और आज संजय लीला बंसाली बहुत बड़े नाम हैं। तो
जैसे कि आपकी फिल्में हम देखते हैं बहुत, अभी हम आपकी फिल्म की बात करेंगे, बट मुझे आपका थोड़ा सा आप बताइए उस जर्नी में, एफटीआई के बाद जो संजय लीला भंसाली सर के साथ आपका जो कोलैबोरेशन था 2 फिल्मों का, जिसमें आप एसोसिएट बने और भी चीज़ें, तो आप क्या आपको लगता है क्या आपने विड्रॉ किया वहाँ से? तो अभी उनके साथ में तो बंसाली साहब के साथ में तो वो तो अपने आप में एक स्कूली है, नाउ ही इज लेजेंड। ये तो अभी, बट उस टाइम में उस टाइम में तो ही वाज आई मीन द फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, सो ही हैज द सेम काइंड, उसी किस्म की एक इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज यू नो होती है, वो भी उसमें थी, बट ही वाज ट्रेमेंडसली कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर, बिकॉज उनको पूरा पता था कि वो क्या बना रहे हैं, क्योंकि उसके पहले क्या जो उनका जो काम करने का जो तरीका है उसमें वो बहुत क्लैरिटी रखते हैं, उसमें बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारा पेपर वर्क करते हैं, लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है डायलॉग के साथ में। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये जो मेथड होती है पूरा, उसके बारे में आप जब ज्वाइन करते हो इंडस्ट्री तो सबसे पहले आप वो चीज़ सीखते हो कि भाई प्रिपरेशंस क्या है, तैयारी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, सोचे क्या है। तो वो सबसे पहले मैं सीखा, हार्ड वर्क, यू नो, फोकस, ये सारी चीज़ें। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ में मैंने नोटिस किया कि एक विजन आपका होना चाहिए, और विजन को फॉलो करने के लिए आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि आपने पेपर पे लिख दिया कि अब ये ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर कैमरामैन उसको पढ़ के फ्रेम सेट कर देगा, बिल्कुल नहीं। फिल्म मेकर का आखिरी मौके तक वो दिमाग चलते रहता कि और मैं इसमें क्या करूँगा, और मैं इसमें क्या करूँगा, और मतलब एक्चुअली लोगों को लगता कि बस अब ये जो है ना ये फ्रेम परफेक्ट होगी, फिर भी वो फिल्म मेकर सोचता है कि नहीं अब वो थोड़ा सा मैं इधर करूँगा तो उसमें और बेहतरीन कुछ हो जाएगा। तो आखिरी मौके तक जो परफेक्शन करने की जो आदत है वो उनकी, मतलब मुझे लगता है वो कि शुरू से ही था। जैसे हम बहुत सुनते हैं संजय लीला भंसाली सर, तो पहली फिल्म देखिएगा तो आपको वही समझ में आएगा कि वो पहले वो कर्टन्स तक का भी ध्यान रखते हैं और कैमरामैन को बहुत फ्रीडम देते हैं एज अ सिनेमेटोग्राफर। आपको बहुत एज अ प्रिविलेज अगर कोई उनके साथ काम करता है तो मैंने सुना है कि वो बहुत टाइम देते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को कि आप 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, एक सीन के लिए आप लाइटिंग करो, अब जब सेटिस्फाइड हो जाओ तो आप मुझे बता दो, फिर हम सीन करेंगे। वो शुरू से ही उनका ऐसा माइंडसेट था कि इसे चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना कि यार पर्दे ठीक है क्या, कि वही कह रहा हूँ मैं कि वो सारा चीज़ें उनको पता है कि मुझे क्या करना है, और उनको ये पता है कि वो आदमी को क्या करना है, और उसने उसके जोन में उसको डिलीवर करना है। तो ही शुड हैव हिज लिबर्टीज एंड फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड द विजन दैट आई गिव इट टू हिम, एंड ही वुड चूज सच पर्सन। वैसे ही आदमी भी चूज़ करेंगे ना कि जो ऐसा उसको एक्सप्लॉइट किसी को भी ये सब देखे अगर नहीं किया तो यू नो इस तरह। तो उस लिहाज से उन्होंने फर्स्ट से लेके आखिर जब भी कोई कैमरामैन को या बाकी टेक्नीशियन, मतलब मैं तो कैमरा नहीं कहूँगा, और आर्ट डायरेक्टर्स, मेन जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर, वो हरदम करेक्ट लोगों को चूज़ किया है। कभी कभी वो नए भी थे, फिर भी नए लोगों को भी का चयन भी बिल्कुल उनका सही रहा है। इनफैक्ट खामोशी में अनिल मेहता वाज द फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म सिनेमाटोग्राफर, उसके पहले उन्होंने सिर्फ एड्स की थी। तो इसलिए अनिल मेहता को वो फिल्म देना, एक आदमी को विजन हो तो भी इतना कॉन्फिडेंस कि भाई ये फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म कर रहे हैं या ऐड बनाते हैं, लेकिन ये फीचर में अच्छा करेंगे। सिचुएशन टू सिचुएशन, हाउ डू यू डिस्कस दिस मैटर। ऐसे एक बहुत अच्छे जिसको मैं एडमायर करता हूँ, आनंद गांधी, उनको भी कहा जाता है कि वो अपनी जो भी टेक्निकल जो भी टीम हायर करते हैं वो बहुत ही विजनरी लोगों को, जैसे पंकज कुमार उन्होंने तुम्बाड़ में या शिफ ऑफ थीसिस में उन्होंने लिया था, और पंकज कुमार आप जानते हो किस लेवल पे काम करते हैं, उस टाइम पे भी उनको समझ में आ गया था, या जो भी राइटर जिनके साथ भी उन्होंने काम किया है। ये कैसे सर, अगर आप कोई नए इंसान के साथ, सपोज मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, सपोज मैं अभी, तो ये मैं तो नहीं बोल सकता दैट हिज विजन, मैं आपके विजन जानना चाहता हूँ कि हाउ हम कैसे किसी को ये जज कर पाए, कैसे हम उनको समझ पाए कि यार ये बंदा मेरे विजन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। नहीं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। मुझे लगता है कि वी शुड डिस्कस दैट मैटर बिकॉज इट्स अ वेरी यू नो यू अंडरस्टैंड, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हिंदुस्तान के सिनेमा में एक बहुत सारे, हम जॉनर के पर्सपेक्टिव देखें कि इंडियन सिनेमा में जॉनरिक फिल्में बहुत सारी बनी हैं। हम रोमांस ड्रामा बहुत अच्छा बनाते हैं, चलती भी है, मास फिल्में चलती है।
हम पॉलिटिकल ड्रामा भी हम बहुत बनाते हैं, कॉमेडीज अच्छे थ्रिलर्स बनाते हैं, कॉमेडीज ऐसे बनाते हैं। एक ऐसा जॉनर है जिस जॉनर को बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर कर पाया, बहुत कम लोग एक्सप्लोर किए और उस पर काम भी किए, बट शायद उसके बाद मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दैट इज़ साइंस फिक्शन। हमारे इंडिया में वैसे सिनेमा जो है बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट में बनता है। पहली बात तो वेरी वेरी कमर्शियल और प्रीसेट नॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्मूला, उसके आसपास सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है। ठीक है, तो भाई अब हमारी जो 50% आबादी शिक्षित नहीं है टोटल ऑडियंसेस में, फिर उसमें अगर हम सिटीज़ को पकड़े तो भी कम से कम 30% नहीं है ना, 60% 70% ऑडियंस है। अब ये ऑडियंस भी एजुकेशन बहुत सारा नाम के लिए, मतलब 10th 8th, तो दिस पीपल, ये लोग नहीं समझ पाएंगे साइंस फिक्शन की जो साइंटिफिक बेस जो होता है, जो वैज्ञानिक बेस होता है, वो समझने के लिए और उसका फिक्शन समझने के लिए कैपेसिटी चाहिए रहती। और हमारी ऑडियंस में सफिशिएंट ऑडियंस को अगर समझ में आती तो मेरा सिनेमा वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता। अगर साइंस फिक्शन महंगी होती है फिल्म बनाने के लिए, VFX और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो मेरी फिल्म, अगर मैं छोटी सी भी साइंस फिक्शन फिल्म बनाता हूँ तो भी 20-25-50 करोड़ की पिक्चर होती है। उसको देखने के लिए फलाना नंबर ऑफ लोगों ने फिल्म देखना चाहिए, 50 लाख लोगों ने फिल्म देखना चाहिए थिएटर में, या 1 करोड़ लोगों ने, तो मेरा पैसा वसूल होगा। तो अभी ये जो सवाल ये है कि वो ऑडियंस आएगी ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि उनको समझेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक बात होगी। दूसरी तरफ में जो सिनेमा है बनाने वाले जो मेकर्स है, मुझे लगता है उन्होंने अपने माइंड को, अपने टैलेंट को और अपने क्रिएटिव आर्ट को उस लाइन में डेवलप ही नहीं किया है। सो ये दोनों चीज़ें, एक तरफ देयर इज़ नो इनपुट्स फ्रॉम द फिल्म मेकर साइड एज सच, और दूसरी तरफ ऑडियंस तैयार नहीं है। लेकिन आज की तारीख में एक बात बताता हूँ कि ये जनरल बात है अभी तक की, लेकिन अभी कुछ सालों में जो जेन जेड या फिर जेड अल्फा भी 2000 के बाद की बोर्ड है, वो तो वहीं से अगर आप ले लो 2000 मतलब के बाद की दोनों जनरेशन ले लो, और कुछ शिक्षित लोग जो उसके पहले के जनरेशन के, है ना। तो अब इतना सफिशिएंट ऑडियंस तैयार हो गई है कि अगर हम चाहे तो एक अच्छा साइंस फिक्शन हम लोग बना सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि पहले के इतने ऑडियंस जो 80s के थे, 80s से पहले के या फिर 90s के पहले के लोग थे, जो साइंस फिक्शन, उस टाइप के लोग जो थे वो मेलो ड्रामा और रोमांस ड्रामा और ये मास टाइप के ऑडियंस थे, जिनको सिर्फ मासी फिल्में जिनमें गाना हो, नाच, आइटम सॉन्ग्स हो, उस टाइप की फिल्में देखना पसंद करते थे, साइंस फिक्शन नहीं पसंद करते थे। अब ये कह रहे हैं आप कि जो जेनजी हैं, जो आफ्टर 2000 बोर्न है, वो बहुत एक्सप्लोर करना चाहती है साइंस को, टेक्नोलॉजी को, फिल्म को, सिनेमा को। उनका सिनेमा थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो चुका है, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज ऑफ द OTT और एक्सपोजर, जैसे हमको वर्ल्ड के सारे सिनेमाज देखने को मिलते हैं। बट बात वहीं पे आती है कि आज भी अगर हम बात करें 2000 के बाद, अगर हम 2015 के बाद भी करें, लॉकडाउन से पहले की, जो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति एकदम से बदल गई है, उससे पहले भी और अभी भी लोग हमारे भारत में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनको 200-200 400 करोड़ लगा के फिल्में बनाते हैं, हिस्टोरिकल फिल्में, वॉर फिल्में बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है, साइंस फिक्शन के लिए उनके पास बजट नहीं है? उन साइंस फिक्शन को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं जब उनको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो फिल्में देखना चाहती है? सो दोनों चीज़ें, जैसे बताया कि ऑडियंस की तरफ भी प्रॉब्लम है कि देयर शुड बी इनफ ऑडियंस नंबर्स में, जो इस किस्म के एक्सपेंसिव सिनेमा, ये बहुत महंगा सिनेमा होता है साइंस फिक्शन, सो काफ़ी VFX पे, सेट्स पे पैसा खर्चा होता है, तो उसको देखने समझने वाले लोग होने चाहिए जो थिएटर में आए। सो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है हमारे इधर में, क्योंकि एजुकेशन लेवल, इनकी समझदारी और बहुत सारी चीज़ें। दूसरी तरफ फिल्म मेकर ने अपने आप को इस तरह का
ट्रेनिंग नहीं करते। जैसे जो भी फिल्म मेकर्स आते हैं वो जो ऑलरेडी पॉपुलर सिनेमा जॉनर्स है बस उसी में ही बना के अपना काम, मतलब उसमें बेहतर काम करते हैं, ऐसे नहीं है। एक से एक बढ़िया फिल्म मेकर हर जनरेशन में या हर डिकेड में आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उनका फोकस ये होता है कि जो है उसी में मैं क्या कितना बेहतर कर सकता हूँ ताकि जो पैसा मुझ पे लगाया हुआ है उसको मैं सेफली लौटा दूँ, और एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ूँ। बट एक ऐसी बात तो है ना सर, तो ये भी है कि आप कहते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस रेडी नहीं है, इसलिए वो लगाते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि शायद हमारा ऑडियंस रेडी नहीं है। बट सर बाहर की फिल्में की बात हम क्या हम हाँ उस पर हम लोग बाद में आते हैं। जैसे हाँ यस और ओपनहाइमर जैसे फिल्में करोड़ों में, 100 मिलियंस में वो सवाल करती है। तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन हमको सवाल तक पहुंचना पड़ेगा, अभी पहुंचे नहीं हम उस सवाल पे। पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सुनो, क्योंकि उसमें ही जवाब छुपा हुआ है कि हम लोग क्यों नहीं देखते या बनाते, सॉरी हम लोग क्यों नहीं बनाते। हाँ। तो उसके लिए कंप्लीट करते हैं अपन कि एक हो गया ऑडियंस की तरफ से, जबकि अभी वो बदल गई है OTT और एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों से। तो अभी मुझे लगता है कि सफिशेंट नंबर ऑफ पीपल आर रेडी टू वॉच दिस सिनेमा इन द थिएटर, तो हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, इसके जो दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर में फिल्म मेकर यूजुअली इसको नहीं टच करते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो ट्रेनिंग ही नहीं होती। एक स्कूल होती है ना, तो स्कूल ही नहीं बनी, तो स्कूल बनेंगे प्राइमरी से शुरू करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी इतना इसी तरह से स्कूल बनता है ना, तो वो थॉट का स्कूल नहीं बना। ड्रामा का स्कूल का थॉट बन गया, कॉमेडी का बन गया कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉमेडी फिल्म मेकर्स, सर्टेन नंबर ड्रामेटिक, फैमिली, एक्शन वाले, स्पेसिफिक जॉनर के स्पेसिफिक डायरेक्टर्स अपने को पता है, चाहे साउथ में हो या, लेकिन साइंस फिक्शन का वो स्कूल ही नहीं बना, तो स्पॉर्डियक मतलब ऐसे छुटपुट में बनी जो कुछ सक्सेसफुली कुछ नहीं हुई। तो हम लोग शुरू करते हैं कि मिस्टर इंडिया जो है पहली साइंस फिक्शन, मतलब उसके पहली बनी होगी बट एक सक्सेसफुल, हालांकि उसमें छोटा सा ही साइंस फिक्शन था, एक छोटा सा कड़ा पहने तो एक्सपेरिमेंट फिल्म थी वो। हाँ साइंस फिक्शन में, हाँ मतलब पर प्रॉपर कि भाई कड़ा पहनेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा आदमी। अच्छा थॉट है क्योंकि ये माइथोलॉजी में भी है, तो लोगों को आसानी से समझ गया। और बाकी सारा जो ड्रामा था एकदम नॉर्मल इमोशनल ड्रामेटिक ड्रामा था, तो वो जम गया। उसके बाद में बहुत बड़ी सक्सेसफुल रोबोट है शंकर की, जिसके अंदर में वाकई में साइंस फिक्शन का कोई बड़ा आयाम को उन्होंने यूज़ किया। तो उसमें हाँ रोबोट में जैसे आपने तो कहा, रोबोट और रोबोटिक्स को उन्होंने यूज़ किया, और स्पेशल इफेक्ट में वो रोबोट क्या क्या कर सकता है उसके बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कि वो इंडियन वर्जन था। हाँ? आप ये कह रहे हैं कि वो रोबोट एक इंडियन वर्जन था, इंडियन वर्जन जिसमें इमोशंस, ड्रामा, हाँ, तो उसके अंदर में बड़ा सुपरस्टार, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा पैसा, बड़े अच्छे स्पेशल इफेक्ट और ऐसी कहानी जो ऑर्डिनरी आदमी को भले उसकी गहराई नहीं समझे बट पर्दे पे जितनी जमती है कि भैया ये रोबोट है, इतना समझ गया और फिर रोबोट बहक गया है और बहक के अब वो सब कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में ना आ जाए, इतनी कहानी सबके समझ में आ जाती है। बाकी का तो सारा जो है VFX और ड्रामा है जो जम गया। लेकिन वही सेम चीज़ जब रावण में बनी तो उसमें वही चीज़ नहीं बनती, जिसके अंदर में थोड़ा एक नेक्स्ट एडवांस में कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गेम में आ जाता है, फिर वो गेम का वो प्रोटोटाइप बनता है जो बिल्कुल गेम मेकर के जैसे रहता है। तो वो इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ नाइस आइडिया, बट मुझे लगता है फिर वो किसी और तरीके से वो नहीं इतना फिजिबल। रावण की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। बट फिर वापस आप देखो कि पीके में साइंस फिक्शन का इस्तेमाल हुआ है कि भाई वो स्पेसशिप एलियन है बाहर से आता, जो उसमें एक सिंप्लीफाई कर दिया कि वो इंसान के जैसा है। उन्होंने फिर एलियन कोई मतलब जैसे होते हैं एलियन सीरीज़ के अंदर में वो जानवर जैसे भी हो सकता है, कोई दूसरा प्राणी भी हो सकता है, वो अवतार वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं किया उन्होंने इंसानी रखा, खाली कान बड़े कर दिया कि भाई वहाँ पे सेम ही लोग होते हैं बट थोड़ा कान थोड़ा उनके अलग अच्छा, थे। तो सुनो, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ उतना ही फ़र्क यूज़ किया और आने और जाने का साइंस फिक्शन यूज़ किया, और वो जो कुछ भी उसका जो यान का पार्ट जो है वो घूम गया रिमोट, और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारी कहानी यहाँ इंसानों की कहानी है, हमारे सुख दुखों की कहानी है, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की कहानी है। तो ये करेक्ट बन गया एक स्किल्ड फिल्म मेकर के। तो अब मैं इससे मेरा प्रॉब्लम ये है कि 4-5 सक्सेसफुल फिल्म ने कोई स्कूल नहीं बनाई।
अगर हम लोग अब्रॉड में जाते तो स्टार वार्स बनने के बाद में एक स्टार वार्स का एक स्कूल बन गया। स्पिलबर्ग ने अपना एक स्कूल बनाया, क्लोज एनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड से लेके साइंस फिक्शन में उन्होंने रिवोल्यूशन लाया। कि ऐसे नहीं कि मेरे थर्ड इनकाउंटर, उन्होंने और उस पर रिसर्च किया, फिर ईटी बनाया, फिर और रिसर्च किया, डायनासोरस बनाया, फिर डायनासोरस फिल्म बनाया, और करते करते एआई बनाया, और कितनी सारी फिल्में बनी। तो आप देखो वो पूरा एक स्कूल बना, जेम्स कैमरून का स्कूल बना, अवतार तक लिखा। अवतार तो लेजेंडरी फिल्म बनाई उन्होंने, उसके बारे में तो हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। तो सक्सेस के बाद में साइंस फिक्शन का स्कूल तैयार होना, वैसे लोग उसके जुड़ना और नेक्स्ट लेवल पे जाना। एक कभी रोबोट का पार्ट 2 बना, कभी मिस्टर इंडिया के बाद में पार्ट 2 बना, मिस्टर इंडिया के बाद और सक्सेसफुल फिल्म पीके। आप देखो ये जो सफर शुरू हुआ वो उधर ही रुक गया। बट ऐसे तो अगर हम देखें ना सर, तो हॉलीवुड में भी है, वेस्टर्न सिनेमा में भी आप देखो तो साइंस फिक्शन का जब उन्होंने इनिशियल में स्टार्ट किया था, ओडिसी आप देखो, ओडिसी बहुत डिफरेंट फिल्म है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मेन मुद्दा क्या है, साइंस फिक्शन इज अ स्पेकुलेटिव सिनेमा वेयर द जॉनर छोड़ दो या उसका ट्रीटमेंट छोड़ दो। 66 में उस आदमी ने बनाई वो फिल्म, और जो पूरा 71 में क्लोज एनकाउंटर बन गई ना, 4 साल के बाद में क्लोज एनकाउंटर। तो आप कह रहे हो कि स्टार वॉर 75, 78 एलियंस, 82, 80 आप देखो। और ये तो मैं सिर्फ वो बड़ी बड़ी फिल्म, उसके बीच में तो कितनी सारी साइंस फिक्शन बनते और पूरा फ्लड हो गया। तो आपकी बातों से और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं, आजकल बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं हमारे पास, वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो कहानी आप ये कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास विजन नहीं है, हम उतनी दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ शायद इतनी एक्सपोजर नहीं मिले बिकॉज ऑफ एजुकेशन कि हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये कहना कि हमारे पास बजट नहीं है, ये कहना कि हमारी ऑडियंस उसके लिए तैयार नहीं है, मुझे लगता है इससे ये कहना होगा, राइट होगा कि शायद हमारे पास विजन नहीं है। विजन नहीं है क्योंकि उसका स्कूल नहीं बना, वो स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं आगे गया सक्सेस के बावजूद भी। तो टैलेंट जो थे, जो टैलेंटेड बच्चे लोग थे जो अब आज फिल्म मेकर बने, उन्होंने वो थॉट को पकड़ा ही नहीं। अगर उन्होंने 15 साल पहले 20 साल पहले थॉट को पकड़ लेते तो आज वही टैलेंटेड फिल्म मेकर जो अच्छी फिल्में बना रहे थे वो साइंस फिक्शन में फिल्म बना देते। तो देयर इज नो कॉन्शियस अटेम्प्ट्स in Indian cinema to nurture the science fiction cinema at that period of a time. तो वो तब शायद सोचा गया कि भाई हमारी ऑडियंस रेडी नहीं है, लेकिन चलो वो भूल जाते हैं हम लोग। अब हम शुरू करते हैं कि अभी ऑडियंस रेडी है, इतना OTT देखने के बाद में, और एजुकेशन लेवल बढ़ गया, अर्बनाइजेशन बढ़ गया है, हमारे न्यू जेन्स आर स्मार्ट इनफ, और वो इतनी ऑडियंस सफिशिएंट है सस्टेन करने के लिए, थिएटर को सस्टेन करने के लिए। तो अभी ये मूवमेंट चलाया जाए कि हम कॉन्शियसली इस स्कूल को डेवलप करें, ऐसे राइटर मिलके कुछ एसोसिएशंस बने, कोलैबोरेशंस करें कि कम से कम कुछ नहीं तो राइटिंग में सिनेमा लिखते हैं हम लोग। चलो एक 50-60 लोग इकट्ठा होते जिनके दिमाग इस लाइन में चलते हैं, इस जॉनर को समझते हैं थोड़ा, हम 10-15 स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें शायद एक स्क्रिप्ट ऐसी होगी जो इकोनॉमिकली फिजिबल होगी, ऑडियंस के लिए फिजिबल होगी, है ना, और एक कुछ नया शुरू होगा, उससे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप YouTube पे जाके देखो, अच्छी साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्में बनी है, आप जाके देखो, देयर इज अ होल लॉट ऑफ। अभी उसका कमर्शियल वायबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक चीज़ हमने छोड़ दिया है, वहाँ के VFX स्टूडियो नए फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो सरप्लस मैन पावर है वो उसको देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो VFX स्टूडियो बोलता भाई मुझे तो मेरा स्टूडियो को प्रमोट करने के मैं क्या कर सकता हूँ, तो तू मेरे लिए एक छोटा सा फिल्म बना दे साइंस फिक्शन। तो 10 मिनट 5 मिनट की साइंस फिक्शन बनाई जाती है, इसमें ये VFX वाला पूरा सपोर्ट देता है, क्योंकि वो स्टूडियो का नाम आता है बाद में, और फिर वो शॉर्ट फिल्म उसकी शोरील भी बनती है और एडवर्टाइज भी होती है, और फिल्म मेकर को मौका मिलता है, और वो स्कूल बनते चली जाती है कि आज 5 मिनट की 10 मिनट की साइंस फिक्शन बनाई, आगे चल के फीचर फिल्म। तो एक ये तरीका है कि हम शॉर्ट फिल्म में बनाना शुरू करें, जो भी VFX स्टूडियो है उनके सपोर्ट के साथ में, क्योंकि इसमें उनका भी ये होगा, बहुत बड़ा योगदान है, उनके बगैर हम कर एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है वी शुड स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट, लिखे तो सही,
और इतनी साइंस फिक्शन नया जॉनर में काफ़ी राइटर्स, अगर आप नेट पे जाके देखो, सो देर आर एटलीस्ट 20 न्यू राइटर्स, मॉडर्न राइटर्स हु आर राइटिंग वेरी गुड साइंस फिक्शन। उनकी नॉवेलें पढ़ो और कुछ लिखो फिल्मों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये जॉनर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा काफ़ी सैचुरेशन हो रहा है, यू नो, रूरल ड्रामा, क्राइम ड्रामा, आई मीन हम अभी खुद ही धीरे धीरे उस ही चक्र में फंसना शुरू कर, तो वी नीड अ लिटिल ब्रेक। और आने वाले 5 सालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो आने वाले 5 सालों के हिसाब से अगर आज तैयारी करनी है तो यही है, शॉर्ट फिल्म बनाए, लिखिए, शॉर्ट फिल्म बनाइए स्टूडियो के सपोर्ट के साथ में, स्टार्ट राइटिंग द फीचर फिल्म, बने नहीं बने दिखना शुरू कर, नए नए आइडियाज़ लो, समझो, 4-5 फेल हो जाएगी, 6वीं वाली स्क्रिप्ट काम में आएगी। और वो स्कूल ऑफ थॉट तैयार करने का और उसका प्रोपोगेशन करने का, उसको इंटरमिंगल करने का फिल्म मेकिंग स्कूल्स और सारे कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन में कॉन्शियसली, तब 5 साल में हमारे पास में एक नया जॉनर शुरू। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं दुख के साथ में ये बात बोलना पड़ता है कि आई एम एसोसिएटेड विद हनुमान एनिमेशन फिल्म एज अ को डायरेक्टर। बहुत अच्छे। और वो पहली उस तरह से पहली हिंदी में थिएटर के लिए बनी हुई फिल्म है। उसके पहले एनिमेशन सिर्फ टेलीविज़न पे आती थी, जो जिसका कोई कमर्शियल वायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब आपने बना दिया तो चलना ही चलना है, मतलब देखना है, उसका कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और लेकिन जब आप थिएटर के लिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी चलेगी नहीं तो फिर वो होगा। वो फिल्म 3 साल तक मेकिंग में रही और उसके बाद मैं इसको को डायरेक्टर करके ज्वाइन हुआ। और फिर उसको, क्योंकि वो लोग नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, एनिमेशन को सिनेमैटिक फॉर्म में, फीचर सिनेमा के फॉर्मेट में वर्क करना ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है। सो एनिमेशन तो बना लिया लेकिन उसको सिनेमैटिक फॉर्म में नहीं ले पाए, जो फॉर्मेट है और सारा जो डिज़ाइन है, कि जिसके वजह से उसकी ऑडियंस उसको देखे, मतलब बच्चे लोग, और उसको समझे, इसमें अटक गए लोग। कोई पहला तो कट 2.5 घंटे का पहला कट था, तो 2.5 घंटे की कोई एनिमेशन फिल्म नहीं होती, तो पहले वहीं से गलती शुरू की, तो उसको 90 मिनट का बनाया गया। मैंने उसको 90 मिनट का बनाया। फिर उसके बाद में उसका जो एडिट पैटर्न था, वो बहुत सारे सब प्लॉट्स थे, वो निकाल के एक सीधा उसका नरेशन बनाया। उसके बाद में भी रामायण, ये एक ऐसी हनुमान में रामायण बताया जा रहा है, तो रामायण बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को नहीं समझता कैरेक्टर। आज के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन में डायलॉग्स है वो जिस तो, तरीके से, हाँ, नहीं कहानी में भी आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट इमीडिएटली समझना कि हनुमान कौन है, रावण, लंका, उनकी इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे बैकड्रॉप, जो हमको तो अभी बड़े तो समझते हैं। तुम सोचो अगर 5 साल से लेकर 11 साल का बच्चा अगर वो देख रहा है तो उसको इतनी सारी चीज़ समझनी है, और अगर आप उसको नहीं समझा पाए तो उनको समझेगा नहीं क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैंने वो फिल्म में नरेशन लाया, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग किया। हनुमान इज टेलिंग ही स्टोरी, तो बीच बीच में वॉइस ओवर आता है और कहानी को समझाता है। ये सब चीज़ों के वजह से क्या हुआ कि हनुमान बिकम प्लॉजिबल, अंडरस्टैंडेबल, एंजॉयबल फॉर द किड्स। तो उसकी जो संस्कृताइज डायलॉग थे वो निकाल दिए मैंने, और सारे सिंपल हिंदी में सारे डायलॉग रखे, सिंपल प्लेन हिंदी में, जिससे बच्चों को समझेगा, वो हंसेंगे, रोएंगे। उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वो संस्कृत, वो वाला जो फिलोसॉफिकल, हाँ, वो जो माइथोलॉजी में संस्कृताइज हिंदी यूज करता था, वो उसका क्या फायदा है, उनको बच्चों क्या समझेगा उसको। तो ये सारे चेंजेस मैंने किए और वो फिल्म सक्सेसफुली। अब क्या प्रॉब्लम होगी कि ये सक्सेसफुल क्यों हुई, एनिमेशन में क्या होना चाहिए, किस किस्म का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस किस्म का एडिटिंग होना चाहिए, डायलॉग का पैटर्न होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग की कौन सी पैटर्न होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमेशन को मार्केट कैसे करना चाहिए। ये सारी जो लेसन हनुमान ने लाया था उसका किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, और उसकी वजह से उसके बाद में 15-20 फिल्में बनी, कोई भी बॉक्स ऑफिस पे चलनी चाहिए, 1-2 छोड़ के कोई भी बॉक्स ऑफिस पे चली थी। तो वो स्कूल ऑफ थॉट जो है, या स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग है, वो पूरी तरह से बंद हो गया। देयर इज़ नो एनिमेशन फिल्म मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपने उस स्कूल ऑफ थॉट को, जो एनिमेशन का, उसको नर्चर नहीं किया। आप वही कन्वेंशनल थॉट लेके आते हो कि जो इससे हिंदी फीचर फिल्म बनता है वैसे। तो सेम चीज़ साइंस फिक्शन के साथ में हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नए लोग हैं, तो बेसिकली हमको राइटिंग, एटलीस्ट पेपर में तो हम साइंस फिक्शन लिखें। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो नया जनरेशन है राइटर्स का और डायरेक्टर्स का, दे शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसली एंड डू इट डेयरिंगली। नाउ कमिंग बैक टू द अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, तुम्हारे उस सवाल का जवाब कि इसके बावजूद भी कि साइंस फिक्शन के
फंडामेंट को नहीं समझ के भी मैट्रिक्स क्यों चलती है या अवतार क्यों चलता है। हाँ तो वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा जो सिनेमा इसी से रिलेटेड बनने वाला है। क्योंकि आगे चल के भी अगर हमने साइंस फिक्शन बनाई तो हमको उसी तरह से बनाना है कि साइंटिफिक फैक्ट्स तो बेस रहेगी, प्लॉट में भी वो उस किस्म की चीज़ें रहेगी जो साइंस से जुड़ी हुई, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आदमी इस तरह से व्यवहार कर रहा है, या जो भी बैकग्राउंड है वर्ल्ड है। लेकिन वो नहीं भी समझा तो भी क्या थोड़ा समझा और बाकी नहीं भी समझा, जैसे रोबोट में है, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं भी समझा, तो भी पीपल कैन एंजॉय। क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन ड्रामा है, लव स्टोरी है, इमोशंस है, कल्चरल है। सो सेम चीज़ है। मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली सेम थिंग है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट निकाल दो तो क्या फिल्म है कि भाई ये 4-5 जो लोग हैं ये कुछ हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पीछे में कुछ लोग पड़े हुए हैं, और फिर उसमें सारा एक्शन तो फाइटिंग होती ही है। और क्या है इसमें, यही है। और वो जो फाइटिंग होती है वो आज उस समय में किसी ने पहले बार देखा नहीं था। वो स्लो मोशन में उड़ के सारे 36 डिग्री में सारे से उड़ते हैं, और यू नो दिस कैन से फाइट। तो विजुअल थिंग्स आप जो कह रहे हैं कि तो अपार्ट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग विजुअली भी वो विजुअली इधर, हाँ, so there was a very new kind of visualry was there for the actions. Okay, and then they used the super powers, क्योंकि वो उड़ भी सकता है बीच में, क्योंकि वो है ही मैट्रिक्स ना, उसमें उसको एक सुपर पावर दिया गया। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अरे ये जो उसके लड़ रहे हैं वो सिर्फ इंसान नहीं होते, कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स है, तो और मज़ा आता है ना। तो धीरे धीरे वो फैक्ट होते हैं, बट अंत में वो फिल्म लोगों ने देखी सिर्फ एक्शंस के लिए, जिनको नहीं समझा। क्योंकि कई लोग आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो कान थोड़ा खुल के रखिए, खड़े रह के सुनिए उनकी बातें, सब आके परेशान रहते हैं कि इसमें मैट्रिक्स क्या था। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि पहले पार्ट में तो भाई बहुत से लोगों को समझा ही नहीं, अभी भी समझा कि मालूम नहीं। तो मैट्रिक्स किसी को समझा नहीं, माइनॉरिटी रिपोर्ट में किसी को माइनॉरिटी रिपोर्ट समझा नहीं, लेकिन सबको किसी को बहुत पसंद है। हाँ, एलियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एलियंस एक राक्षस की तरह आता है और सबको मारने के लिए आता है और सबको बचना है, तो बड़ी आसान सी कहानी थी, उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। अब दूसरी जो फिल्म बहुत सक्सेसफुल हुई है, मतलब ग्रैंड सक्सेसफुल, अवतार। अभी भी अगर अवतार को आप अगर पूछेंगे तो लोगों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझा है, पर उनको क्या एक बात समझ में आ गई कि भाई ये इंसान जो है किसी ग्रह पे गए, अभी ग्रह पे जा सकते हैं, उसमें दूसरी किस्म की लाइफ हो सकती है, ये इतना जो अंडरस्टैंडिंग है ये काफ़ी लोगों को दुनिया में आ गया, ठीक है। तो ये तो मतलब अपनी पढ़ाई का नतीजा है कि यू नो एजुकेशन ऑल द वर्ल्ड, की इतना समझ गया कि ये सौरमंडल के सिवा भी और भी सौरमंडल है और भी ग्रह और वहाँ पे हो सकता है। और दूसरी चीज़ उनको ये समझ में आ गई कि वहाँ का जो प्राणी है जो इंसान के जैसे दिखता है, लेकिन वो इंसान नहीं है, कोई अलग स्पीसीज़ है, और वो बेचारे अच्छे हैं, भले हैं, हम ही लोग जाके उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं और उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। मुझे ये नहीं पता कि उनको ये कितना समझ में आया कि वो कॉन्शियसनेस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनकी बॉडी एक्टिवेट करके ही कैन ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ इनसाइड द बॉडी ऑफ द अवतार। तो समझ नहीं, काफ़ी लोग समझना, बट थोड़ा थोड़ा समझ गए वो भी, चलो वो क्योंकि अपने इधर में एक माइथोलॉजी है ना, इसके अंग में भूत आ गया करके, तो उनको कहता चलो इसका भूत उसमें आ गया तो उनको समझ आ गया ओके कुछ तो भी इस आदमी का ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर में, और फिर ये जो है इसका दिमाग रहता है उसके अंदर, लेकिन दिस गाय इज़ डिफरेंट। लेकिन ये किसी को नहीं समझा कि उस ग्रह पे ये ऐसे दिखने वाला प्राणी ऐसा क्यों है, ये किसी को नहीं मालूम है। बताओ कि अवतार में वाई ही सो टॉल, वाई ही लाइक अ ह्यूमन जैसे ही काफ़ी है उसकी बॉडी वगैरह, बट उससे अलग है, वो क्यों, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि इसका रीज़न है कि जब थियरी क्या है कि जेम्स कैमरन ने जब अवतार बनाना शुरू किया तो उसके 3 साल तक वो कोई भी टेक्नीशियन से नहीं मिला, कोई कैमरामैन से नहीं मिला, वो साइंटिस्ट लोगों से मिला। 3 साल अपने स्टूडियो में, इस तरह का एक बहुत बड़ा स्टूडियो ही हैज़ हायर्ड, उसके अंदर में सिर्फ बैठ के सिर्फ जियोलॉजिस्ट, द डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट, इससे भी लोगों के साथ में बैठता था और फिर उनको पूछता था कि अगर ऐसा ग्रह है तो ऐसा ग्रह कहाँ होगा,
वहाँ पे किस किस्म का लाइफ बन सकता है, फिर उसकी ज़मीन कैसे रहेगी, उसमें कितने सूरज रहेंगे, 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, वो लाइफ कैसे, ये बस 3 साल ही बस। फिर वो वर्ल्ड क्रिएट किया। अब वो वर्ल्ड जो हम देखते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग कि अवतार जैसे पृथ्वी के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसके अनुसार हम जब अमीबा से मंकी तक पहुँचे तो मंकी से हम इवॉल्व हो गए ऑनवर्ड और इंसान बने, होमोसेपियन हो गए। उस ग्रह के ऊपर में भी जो पहला अमीबा टाइप्स कुछ भी रहा होगा उसका वो जिराफ तक पहुंचा और जिराफ से डिराइव हुए वो लोग मंकी से नहीं डिराइव हुए, वो लोग किससे डिराइव हुए, जिराफ से हुए। उनका इंसान का बनना, इसलिए उनको क्या है, उतने टॉल है जिराफ के जैसे, उनकी गर्दन उतनी लंबी है, उनकी आंखें वैसी है और उनको वो भी है, उनकी पूंछ अभी गई नहीं है। देखा तुमने क्यों? क्योंकि अभी वो उस पूरा फुल इवोल्यूशन में नहीं आए वो लोग, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। यू नोटिस दैट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, अभी भी वो जानवर। तो अभी वो लोग कौन से स्टेज पे वहां पर, हम जो होमोसेपियन में थे ना वो स्टेज पे वो होमोसेपियन, मतलब उनका जो भी स्टेज रहा होगा। ये एक भाग हुआ कि ये समझने का, अब ये किसको नहीं समझेगा मुझे मालूम नहीं, बट दिस इज द थियरी बिहाइंड इफ यू। और दूसरी चीज है मास ऑडियंस अगर इतनी टेक्निकल साइंस फिक्शन को नहीं समझ पाती, इतनी जो डीप रिसर्च है, ये अलग अलग प्लैनेट और सूरज, हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा और भी एक्सपेक्ट है, विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, एक्शन। जैसे हम अवतार की बात करें, जैसे कि आप इंसेप्शन की बात करें, तो इंसेप्शन जिन्होंने देखा है जाके 2-2 बार 3-3 बार जाके थिएटर में देखा है, जरूरी नहीं कि वो लोग इंसेप्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं या उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द नोलन, बिकॉज ऑफ द एक्टर्स और एग्जीक्यूशंस की यार एक्शंस है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। मैं क्या बोला, सिंपल प्लॉट, पहले तो ये दुनिया प्लॉट सिंपल किए जाते हैं साइंस फिक्शन, याद रखना, प्लॉट सिंपल कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंसेप्शन में क्या है कि भाई उसके पास में वो कोड का सीक्रेट है, लेकिन उससे हम ले नहीं सकते। तो एक तरीका तो क्या है कि हम उसके कंप्यूटर को हैक करके निकाल लें, लेकिन उसने कंप्यूटर में नहीं रखा है, उसने अपने दिमाग में रखा हुआ है। अब दिमाग में या तो उसको पकड़ के टॉर्चर करके उससे निकाले, है ना। तो ही एज अ साइंस फिक्शन इज अ स्पेकुलेटिव सिनेमा। तो उन्होंने स्पेकुलेट किया कि ड्रीम्स जो है दैट इज ऑल्सो द वे टू कम्युनिकेट। इंसेप्शन का जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको सिंप्लीफाई इसी तरह से किया गया, भाई उसको कोड निकालना है। एक तरीका जैसे ये बताया कि हैक कर लो या उसको पकड़ करो। तीसरा तरीका सोचा जो है नहीं, स्पेकुलेट किया कि ड्रीम्स जो है दे आर नॉट जस्ट द ड्रीम बट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वन ड्रीम कैन इन्फ्लिल्ट्रेट यू टू अनदर ड्रीम। ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए फिर वो एक बार मैंने बता दिया कि भाई जो सपने हैं वो सपने नहीं है, वो अपनी एक दुनिया होती है और ये दुनिया एक दूसरे तुम्हारे सपनों की दुनिया से मिल सकती है अगर हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस अगर बना दे तो उसने किसी इंटरफेस बना दिया है जिससे मैं तुम्हारे ड्रीम में जा सकता हूँ। अब तुम्हारे ड्रीम से फिर तुम्हारे अंदर में एक और ड्रीम है उसमें जा सकता हूँ और तुम्हारे अंदर का जो इंसान वो एक जो ड्रीम दिख रहा है मैं उसमें जा सकता हूँ। ऐसे करते 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 मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। खैर एनीवे, तो अब ये जो है, पर हर ड्रीम के अंदर में हमने क्या किया, क्योंकि ड्रीम है वो एकदम रियल लाइफ के जैसे रहेगा ना, लोग रहेंगे सब जैसा, हर ड्रामा है तो हर लेयर में। तो कहने का सुनो, ये मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ इतना ही साइंस फिक्शन है, बाकी सारा ह्यूमन ड्रामा है और फाइट्स है। यस, मैं वही कह रहा था। तो उसी तरह से मैट्रिक्स में भी है, अवतार में भी है। अवतार में लेकिन हमको कैप्टिवेट विजुअलरी करती है क्योंकि एक अलग विजुअलरी है, लेकिन कहानी वही है कि भाई कुछ लूटने के लिए आए हुए हैं, फिर वो फाइट करते, ये उनसे लूटना चाहते और ये अपने आप को बचाना चाहता है। अच्छी बात यह है कि इसमें का जो इंसान है वो एक इंसान जो है वो समझ गया है कि ये गलत है, ये उनके बाजू में हो जाता है और वहाँ के लड़की से उसको प्यार हो जाता है। देखो एकदम सिंपल कहानी है। उसको वहाँ के दुश्मन के लड़की से प्यार हो जाता है और फिर दुश्मन के साथ में रहने लगता है और फिर दुश्मनों के साथ में लड़के मिल के अपने दोस्तों के साथ में वो लड़ता है। जैसे कि सर हमने डिस्कस किया कि साइंस फिक्शन कैसे, उसकी पूरी अप्रोच क्या है, साइंस फिक्शन हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है इंडियन स्टोरी टेलिंग में और वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग में क्या है। अब थोड़ा सा अप्रोच की बात करते हैं। हमने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें हमने डिस्कस किया है। बट थोड़ा सा हम अप्रोच की बात करते हैं कि अगर एक
राइटर है, एक लेखक है, तो वो कैसे अप्रोच करे, कहानी को कैसे स्टार्ट करे लिखना, या उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहले लिटरेचर पढ़े या फिर उसका एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? साइंस फिक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि साइंस फिक्शन एक किसी साइंटिफिक फैक्ट पे बेस होता है और वो स्पेकुलेटिव होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में क्या टाइम मशीन होगी तो हम उससे रिलेटेड फिल्म बना सकते हैं, या फ्यूचर में कोई एलियन विजिट करेगा उस लाइन को लेके हम एक फिल्म बना सकते हैं, या कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें इंसान के पास में कोई एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगे तो उस पर हम फिल्म बना सकते हैं, या फिर हमारे पास में ऐसे स्पेसशिप आएंगे कि हम बहुत दूर तक की गैलेक्सी में जाके दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हैं तो उस पर फिल्म बना सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जैसे टर्मिनेटर में दिखाया जाता है या मैट्रिक्स में दिखाया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसने ह्यूमन ब्रेन को टेक ओवर कर लिया है और इसलिए पूरे सिस्टम को ही टेक ओवर कर लिया है। तो अभी हमारे हिसाब से इंसानों के हिसाब से मशीनें चलती हैं, लेकिन मैट्रिक्स और टर्मिनेटर में जो मशीनें इंसान को चलाने की कोशिश करती है, मतलब इस तरह के। तो वो एक प्लॉट है, आपने एक सब्जेक्ट बताया। नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइन ऑफ थॉट्स है। साइंस फिक्शन सिर्फ 6 या 7 किस्म के थॉट्स पे बनता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कौन से थॉट्स पे ये फिल्में बनती है। तो ये जैसे मैं बताया एलियन वहाँ से आया, वो एक थॉट ऑफ, उसमें कई किस्म के सिनेमा मिलेंगे। हम दूसरे ग्रहों पे जा रहे हैं, इंटरस्टेलर हो गया या अवतार हो गया, वो एक जॉनर है, उस पे फिल्में बनती है। फिर एआई का क्या क्या वेरियस लेवल है, रोबोट्स है, ये है, वो सुपर पावर बन गया या इन बिटवीन है या अपना फ्रेंड बन गया, उसके ऊपर में जैसे आई रोबोट है। तो इस किस्म के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लाइन है जिसपे साइंस फिक्शन बनती है। टाइम ट्रैवल, हम टाइम में ट्रैवल करके दूसरे समय में जा सकते हैं, ये लाइन ऑफ थॉट में कई वेब सीरीज बनी है और कई किस्म की फिल्में बनी है। फिर टेली ट्रांसपोर्टेशन, जिसपे कौन सा अपना, एक तो स्टार वार्स हो गया और दूसरी अपनी सीरीज़ जो है वॉयेजर वाली सीरीज है। तो वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे पूरे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं दूसरी जगह पर और स्पेसशिप में जा सकते हैं। तो 6 या 7 किस्म के थॉट्स है साइंस फिक्शन में, जिसका इस्तेमाल करके ही उसके आसपास कहानी रची जाती है। फिलहाल 7 है, उसके सिवा और जो है वो जब फ्यूचर में आएंगे तो ये सिनेमा, ये सारी टेक्नोलॉजी या सारी घटनाएं कब होगी? फ्यूचर में। अभी तो है नहीं है, अभी तो हमारे पास में यही टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है। तो वो टेक्नोलॉजी को अगर में से हमको पिकअप करना है कि भाई हम टाइम ट्रैवल ले रहे हैं, टेली ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, एआई ले रहे हैं या स्पेस ट्रैवल ले रहे हैं, वो लेने के बाद में उससे जुड़े हुए क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि क्या क्या रहेगा। अगर हम लोग टाइम ट्रैवल लेंगे तो मशीन कैसे रहेगी, उससे क्या होगा, हम कहाँ पे पहुँचेंगे, कौन सी किस्म की चीज़ें चेंज होगी, इसका एक थ्योरी है जो हमको मालूम होना ज़रूरी है। और उसके बाद में हम कहानी लिख सकते हैं, बराबर है। फिर हम उसके चीज़ों, तो ये रिसर्च का मैटर है। एक तो जॉनर का सिलेक्शन, फिर उसके ऊपर में रिसर्च का मैटर, फिर उसके बाद में क्रिएटिव डिस्कशन, फिर साइंटिस्ट लोगों के साथ में थोड़ा सा उससे मिली जुली बातें करना। इसके लिए बहुत समय लगता है। दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी इतना लिखा जा रहा है। आज हमारे इंडियन लिटरेचर में काफ़ी किताबें और शॉर्ट स्टोरीज साइंस फिक्शन में लिखी जा रही है। मतलब जो नए जॉनर के राइटर या पिछले 2 डिकेड से ऐसे राइटर्स अभी है, आप गूगल के देखिए, जिन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो उनसे चर्चा कीजिए, उनके साथ में कोलैबोरेट कीजिए और स्क्रिप्ट लिखिए ना। नॉवल ऑलरेडी है, शॉर्ट स्टोरी है, कन्वर्ट एग्जैक्टली, बिकॉज उन्होंने पहले रिसर्च कर लिया है। उन्होंने सारी कहा, देखो उन्होंने रिसर्च कर लिया, उन्होंने साइंटिफिक फैक्ट के बारे में लिख दिया है, कैरेक्टर बना दिए, एक कहानी का फ्लो दे दिया। फिर आपको और क्या चाहिए? खाली उसको आपको सिनेमा में कन्वर्ट करने का है, स्क्रीन प्ले में, और बाद में सिनेमा बनाना है। तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो इसमें तो कॉपीराइट लगेगा आपको बात करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बिना कॉपीराइट की कहानियाँ बहुत सारी फॉरेन में, जिसपे बहुत सारी फिल्में बनती है। अभी आपको 90% जो फिल्में अब्रॉड में साइंस फिक्शन में बनती है, अवतार जैसी छोड़ के 90 to 95% फिल्में ऑलरेडी जो नॉवल लिखी गई है उसके ऊपर में बनती है। याद रखना, वो लोग अलग से नहीं बनाते क्योंकि वो रिस्की मैटर होता है। तो नॉवेल या फिर बिल्कुल उनका एक शॉर्ट स्टोरी, वो तरीका है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप पुख्ता
ग्राउंड पे स्टोरी के कोर मिल जाता है, कोर आपको मिल एक जाता है, idea पूरा मिल वर्ल्ड मिल जाता है, कैरेक्टर मिल जाते हैं, फिर उसके ऊपर आप खेलते हो, तो उससे क्या होता है आप फेल नहीं हो सकते उसमें। तो ऐसी कहानियां हैं अब्रॉड में, एच.जी. वेल्स, असिमोव और ऐसे कई राइटर्स हैं जिनकी कहानी के कॉपीराइट्स नहीं है, आप डायरेक्टली उठा सकते हैं और शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म लिख सकते हैं, वैसा कीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके सिवा भी अगर ओरिजिनल लिखना है तो स्टार्ट राइटिंग स्मॉल स्मॉल स्टोरीज, छोटी छोटी लिखो ना, फिजिबल होगी नहीं होगी बात अलग है, लिखेंगे तो देखिए कोई शॉर्ट स्टोरी एग्जांपल अगर इंडियन राइटर हाँ में। तो मुझे कहानी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने काफ़ी कुछ इस पे है ना हमारे पास में अवेलेबल है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अभी डॉक्टर जयंत नारलीकर, आपने नाम सुना होगा, जयंत सर, हाँ, जयंत नारलीकर, ये जो है ये हमारे बहुत ही बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यू नो, और रिसर्च फैला है जिनका नाम है दुनिया में। तो वो साइंस को बहुत बढ़ावा देते हैं क्योंकि खुद एस्ट्रोफिजिस्ट है, तो और साइंस फिक्शन को लेके वो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और खुद भी उन्होंने कहानियाँ लिखी है साइंस फिक्शन की। तो एक कहानी मुझे याद है उनकी कि उन्होंने उनकी एक कहानी थी कि उनका एक एस्ट्रोनॉमर रहता है, सॉरी एस्ट्रोनॉट रहता है, एस्ट्रोनॉट रहता है जो काफ़ी बार स्पेस में जाता है, हाँ जाता है, तो उसका दोस्त होता है और उसकी छोटी बेटी होती है 6-7-8 साल की, और वो ना क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट बड़ा हैंडसम रहता है और ना एस्ट्रोनॉट का एक हीरोइक्स रहता है, तो हरदम उसको बहुत लाइक करती है। तो ये मजाक मजाक में हरदम बोलता, अरे वो तो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स है, वो हीरो है, मैं क्या, मैं तो नहीं, यू आर रियल हीरो, यू नो, आप तो एक्चुअल में जाते हैं, वो तो साइंटिस्ट पे क्रश होता है बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली वो धीरे धीरे समझ में आता है कि, तो फिर ये भी मजाक में बोलता, देख अभी तू बड़ी होती थी ना तो मैं तेरे से शादी कर लेता था, तो 8 साल की है अभी, क्या है, तो बच्ची है, छोड़ना। तो वो भी बोलती, हाँ अंकल अगर आप बड़े होते तो मैं बड़ी होती तो मैं आपसे शादी करती, तो आप तो मेरे हीरो हो। तो ऐसे मजाक मजाक में वो हंसते हैं वो लोग, लेकिन मजाक एक दिन खुद अजीब सी सच बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट जो है, नारेकर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि जो एक फैक्ट है जिसको इवेंट हॉराइजन बोलते हैं, ब्लैक होल, तो उन्होंने पहली बार अपनी कहानी में ब्लैक होल का जिक्र किया है। ब्लैक होल के अगर इवेंट हॉरिजन में, उसके सर्कल में, जो बाद में इंटरस्टेलर में जो यूज हुआ है, हाँ। तो उसका समझ लो कि छोटा वर्जन कई साल पहले नारेकर के सामने लिखा था कि वो इवेंट हॉरिजन को टच करके जब आता है, मतलब विद इन अ सेकेंड, तो इनका यार गलती से वो ब्लैक होल की तरफ में अट्रैक्ट होता है। अब तो वो कोलैप्स होने वाला है, तो वो स्लिंग शॉट का यूज करके वो बिल्कुल हॉराइजन इवेंट्स को टच करके निकल जाता है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है उसमें से टाइम रुक जाता है, एज वी नो दैट ब्लैक होल में समय रुक जाता है, और इवेंट हॉराइजन में देखा भी है, हाँ, तो इवेंट हॉराइजन इवेंट जो जिसको बोलते हो, इवेंट हॉराइजन जिसको बोलते हैं, जो ब्लैक होल के बाहर में रहता, उसमें टाइम स्लो हो जाता है। अगर अंदर में चलेंगे तो रुक ही जाता है, लेकिन उसके बाजू में स्लो हो जाता है टाइम। तो कितना स्लो होता है कि इसका 1 सेकेंड पृथ्वी के ऊपर में 15 साल के गैप आ जाता है। तो वो लौटता है, जस्ट वो टच करता है वापस, उसके हिसाब से तुरंत लौटा है वो, बस वो टच किया और वापस एक 8-10 दिन के बाद में उसका स्पेसयान वापस आता है। तो दुनिया बदल गई है। और ये लड़की जो थी 8 साल की, वो देखता है 30-24 साल की लड़की होगी और बोलते तो बोलता आपने मुझे पहचाना नहीं है, आई एम सौंदर्या। और बोलता वेयर यू फादर, मैं फादर रिटायर है अभी उनको। तो एंड यू हैड प्रॉमिस मी कि अगर मैं तुम्हारे इतनी, अभी एस्ट्रोनॉट अभी 24 साल का ही है और ये भी 24 साल की हो गई, हाँ। तो अब तो बोलते अब तो देखो मैं तो आपकी उम्र की हो गई, अब तो आपको शादी करनी पड़ेगी। सो उसमें अब अभी वो एंड वहाँ पे छोड़ दिया, अब मैरी नहीं मैरी जो है, बट उसका जो प्रॉमिस था कि अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी होती, सॉरी इसका प्रॉमिस था कि अगर तुम मेरी इतनी बड़ी होती तो मैं तो शादी कर लेता। तो देखो मैं बन गई, मैं बड़ी, आप तो उतनी ही हो, है ना, तो अब कर लो शादी। तो इस तरह का उन्होंने ब्लैक होल का बड़ा अच्छा खूबसूरत रोमांटिक कहानी लिखी। जैसे बहुत कहानी, तो यही चीज़ आप इंटरस्टेलर में देखेंगे आप कि इंटरस्टेलर में भी वो फ्यू सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए ही वो इवेंट हॉराइजन को टच करके आता है, तब तक अर्थ में 90 साल, उसकी बेटी तब कितने रहती, 12 साल की रहती ना, और अब जब आता था 108 साल की हो चुकी है बेटी, 108 साल की रहती जब, और तब तक 108 साल मतलब 100 साल ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, या जब 90 साल गुजर गए, 90 साल में
इतनी प्रोग्रेस कर लिया अर्थ के ऊपर में कि हमने मार्स पे कॉलोनी खोल दी, चालू कर दिया, तो इसलिए वो अर्थ पे नहीं आता वापस, वो डायरेक्टली मार्स पे जाता है। और वहाँ पे उसकी बेटी जो 12 साल की थी, हाँ ये उतना ही है क्योंकि उसके लिए उसको तो 40 सेकंड लगे थे, वो ऐसा ही है। और उसकी बेटी अभी 108 साल की हो गई है। और कहानी तो खैर वो ये तो खाली ये है, पर कहानी तो वो है कि जो सीक्रेट जिसके लिए वो गया था, मिशन के लिए, हाँ मिशन की भाई हम एक्सप्लोर करना था या जो भी करना तो था, उसको ब्लैक होल में मिलता है वो सीक्रेट कोड्स मिलते हैं कि क्या होगा वो सॉल्यूशन जिससे हम अपनी अर्थ को बचा पाएंगे, अपनी ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। तो वो कोड भेजता है वो अपने बेटी को, तो घड़ी के कांटों के अरेंजमेंट में। इसीलिए जब फिल्म शुरू होती है तो वो वहाँ से शुरू होती है कि जो ऑलरेडी फ्यूचर में हुआ वो अभी दिख रहा है फिल्म में। तो वो किताबें हिलते रहती है वो कबर्ड के अंदर में, क्योंकि ये किताबें कौन हिला रहा है, वो फ्यूचर में हिला रहा है, इसलिए अभी ये हिल रही किताबें। और घड़ी गिरती है और घड़ी देखती है और वो समझ नहीं आता घड़ी ऐसे में क्या लिखा। ये लड़की जब बड़ी होती है और साइंटिफिक रिसर्च में जाती है तब उसको याद आता है कि घड़ी के अंदर में वो कोड है करके, इसलिए वो कोड यूज करती। पर ये सब कौन कर रहा है, ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है सब कुछ, लेकिन इसने क्योंकि वो ब्लैक होल में चला गया था, उसने फ्यूचर में देख लिया था कि ये कोडिंग होने वाला है, इसलिए उसने प्रेजेंट में भेजा, इसलिए हम बच गए और हमारा फ्यूचर बना, नहीं तो हम लोग कहीं पे। तो इस तरह से होपफुल एक जो डायोस्पियन सिनेमा होता है जिसके अंदर में सब कुछ खत्म होने वाला रहता है, खत्म हो चुका, पर उसमें से भी एक होप करके हम साइंस के थ्रू वापस जीत लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स बाहर बैठे लोगों को बहुत हेल्प करेगा, उनके लिए कामगार होगा, क्योंकि एक राइटर ब्लॉक जो होता है, मैं बीइंग राइटर मैं ये बात समझ सकता हूँ, बतौर लेखक मुझे भी, मैं इस चीज़ को बहुत फेस करता हूँ। मेरे पास सब कुछ आ जाता है बट मैं एक थॉट में आके रुक जाता हूँ कि यार अब मैं आगे क्या, इसको कैसे एक्सटेंड करूँ, कोई रेफरेंसेस ढूंढूँ, नेट पे सर्च करूँ कि क्या रेफरेंसेस है इससे रिलेटेड, कि मैं इसको कैसे और डेवलप करूँ। तो आपकी जो एक कहानी है एक साइंस फिक्शन में, कि कितनी क्यूट सी स्टोरी है, एक छोटी शॉर्ट स्टोरी है, बट उसकी कितनी बड़ा रेंज है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम कैसे उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। आपने इस ड्यूरेशन में लिटरेचर का आपने जिक्र किया कि लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली साइंस फिक्शन, बाकी के सिनेमा में भी, हिंदी सिनेमा में भी, आप वेस्टर्न सिनेमा में देखेंगे तो बहुत सारे फिल्में लिटरेचर बेस्ड ही होती है, इसलिए उनकी कहानी में एक पकड़ होती है, कोर होती है। और आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में, हम लिटरेचर बेस्ड सिनेमा क्यों नहीं बना रहे? मैं उस टाइम की बात को छोड़ देता हूँ, 60-70 रे साहब और घटक साहब की बात मैं छोड़ देता हूँ। आज के डेट में क्या हमारे लिए सिर्फ एक सवाल खड़े हो गए कि हमको सिर्फ एक मास ऑडियंस के लिए सिनेमा बनानी है, पैसे के लिए सिनेमा बनानी है, एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा बनानी है, इसमें ही हम एकदम सिमट के रह जाएंगे क्या? हाँ, तो क्योंकि हमारा सिनेमा मोस्ट ऑफ द फार्मूला बेस्ड सिनेमा है, पहली बात तो फार्मूला बेस्ड सिनेमा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस तरह से लिटरेचर उस तरह से लिखा नहीं जाता है, तो फिर वो दोनों के बीच में कोई समझौता ही नहीं है कि लिटरेचर तो अपने हिसाब से बनता है, अपनी रियलिटीज़ होती है, अपनी डेप्थ होती है, अपनी कमिटमेंट होती है, चाहे फिक्शन हो या सोशल बेस हो। अब उसके जो नियमावली है वो हमारे सिनेमा जो हमने तय किया हुआ है, हीरोइक्स और पर्टिकुलर फार्मूला, वो स्टीरियोटाइप वही तो यो नहीं, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि उसके सिवा भी मीनिंगफुल सिनेमा बनता है, पर ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा सिनेमा बनाया, सोशली रिलेवेंट सिनेमा, लंच बॉक्स हो गया या न्यूटन हो गया या इस तरह की सिनेमा। अब वो उस व्यक्ति को बनाना है और उसके ऊपर में कोई उस तरह का लिटरेचर नहीं लिखा गया, तो उसको अपनी ओरिजिनल कहानी लिखनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज की तारीख में हो रही है या कल्पनाएं हैं जिसका लिटरेचर तो ये, हाँ, तो बहुत सारे लोगों को उस तरह से एक्सप्लोर करना पसंद है और वो उस तरह से लिख के खुद ओरिजिनल। लेकिन तीसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, जैसे मैं भी उसका विक्टिम हूँ, कि बहुत पढ़ा हुआ नहीं है हमने लिटरेचर, मतलब हमारी आदतें नहीं है कि हम बहुत सारा लिटरेचर पढ़े तो फिर कहानी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे हमारे जो FTI के जो एक फिल्म मेकर हैं, बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं, अच्छी फिल्में बनाई हैं, वो बहुत पढ़ते हैं। श्रीराम राघवन, वो ही इज ओवरफिश, राइट, गुड रीडर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको तो उनके फिर इट रिफ्लेक्ट्स इन स्टोरीज आल्सो, नो, द समवेयर वो दिखता है। सो हाँ, तो उस तरह से मुझे लगता है कि उस तरह का एक फिल्म मेकर को उस तरह का रीडर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इवन आई एम नॉट सच अ
रो वास्ट एंड आई आल्सो कम एनीवे फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरा तो वो भी उतना नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए, वैसे मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, तो फिर वो आपका रिलेशन बनता है यू नो नॉवेल्स के साथ में या लिटरेचर के वर्ल्ड के, तो फिर ऑटोमेटिकली आप अडॉप्ट करते हो चीज़ों को और फिर आपका पुख्ता बनता है। पर जो भी है मेरे, फिर इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा भाग्यशाली रहा कि मेरी 2 फिल्में लिटरेचर की बेस्ड है। एक देव की मराठी फिल्म शिवाकर के शॉर्ट स्टोरी पे हमने जीना सीखता है, शाला नाम के मिलिंद बोकल साहब के नावल पे है, और एक नई फिल्म बना रहा हूँ, एक प्ले पे आधारित है। तो ये है, बाकी जो फिल्में ओरिजिनल थॉट्स पे बनी हैं, जो हमने अपने ओरिजिनल थॉट्स पे बनाई हैं, वो ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा सिनेमा लिटरेचर बेस करना चाहिए, जिससे हम पुख्ता सिनेमा बना पाएंगे, ज़्यादा बेहतर सिनेमा बना पाएंगे, ज़्यादा इन डेप्थ और बना पाएंगे, और मुझे लगता है वो शुरुआत होगी हमारे वर्ल्ड सिनेमा की, मुझे लगता है। आपने ये टॉपिक बहुत बड़ा, वर्ल्ड सिनेमा, ये नाम ही बहुत बड़ा है और ये शायद बहुत बड़ा रेंज है। हमारे पास अभी टाइम की कमी है, हम एक अलग से सेटिंग रखेंगे, जैसे हमने साइंस फिक्शन का पूरा एक सेटिंग रखा था, मुझे डिस्कस करना ही था, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे सिनेमास की बात, वर्ल्ड सिनेमा, ये सिनेमा, आर्ट सिनेमा, बट साइंस फिक्शन सिनेमा की कोई बात नहीं करता है इन जनरली। इसलिए मुझे एक बहुत जिज्ञासा था कि यार हम इस पर बात करें, मैं इसमें बात करना चाहता था। ऐसे ही हम वर्ल्ड सिनेमा में बात करेंगे, उसका भी एक पूरा सेटिंग रखेंगे जिसमें हम सिर्फ वर्ल्ड सिनेमा को टच करेंगे अगले सीरीज़ में, अगले सेटिंग में, जब भी आपको वक्त मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हम आगे भी एक सेटिंग रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले बार आपने मुझे प्रॉमिस किया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका। थैंक यू सो मच। अगर आप एस्पायरिंग फिल्म मेकर हो, अगर आप राइटर हो, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके विज़न में, स्टोरी टेलिंग में, बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये हमारा ये सब पीछे का जो तामझाम है, इसके पीछे का जो मेहनत है, सिर्फ इसीलिए है ताकि हम आप लोगों को ऐसे फिल्म मेकर्स की आइडियोलॉजी, उनके पीछे की जो विचारधारा है, फिल्में कहानी के पीछे, फिल्में बनाने के पीछे की जो स्ट्रगल है, उसके बारे में हम आपको बता सकें, ताकि आपका जो एक ब्लर विज़न है, आपको उस डिसीजंस लेने में, आपके फैसला लेने में बहुत हेल्प करे। तो आगे भी हम ये शो बनाएंगे दूसरे एक इनके जैसे एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर के साथ हम फिर से स्टोरी करेंगे, फिर से हम सेशन करेंगे, शो करेंगे, ताकि हम आपको ऐसे ही हेल्प करते रहें और आप भी हमको, हमारे शो को देख के, हमको प्यार दे के ऐसे ही आप हमारे हेल्प करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।